ये कहानी मेरे नाना जी की है। ये उन दिनों की बात है जब गांव में बिजली पानी की सुविधा नहीं हुआ करती थी। उन दिनों खाना मिट्टी के चूल्हों पर बना करता था। कुल मिलाकर ये बात लगभग 40 से 45 साल पुरानी होगी। उन दिनों नाना जी गांव के बाहर एक चक्की में काम किया करते थे। वो हर रोज़ सुबह काम पर जाते और शाम होते ही लौट आते। रोज़ाना की तरह ही नाना जी शाम को घर लौट रहे थे। ठंड का महीना था, इसीलिए अंधेरा हो चुका था। नाना जी अभी घर की तरफ चले ही थे कि तभी उन्हें याद आया कि उनकी पत्नी यानी नानी जी ने उन्हें काम से आते वक्त लकड़ी लाने के लिए कहा था, ताकि घर का चूल्हा जल सके और खाना बन सके। ये बात याद आते ही नाना जी घर की तरफ तेज़ी से चल पड़े, क्योंकि रास्ते में एक ही जंगल पड़ता था। अगर नाना जी को यहीं से लकड़ी मिल गई तो फिर उन्हें घर जाकर बाग नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि नाना जी इससे पहले लकड़ी काटने उस जंगल में नहीं गए थे। खैर, तेज़ी से पैर चलाते हुए नाना जी आगे बढ़ते रहे। कुछ देर पैदल चलने के बाद नाना जी उस जंगल के पास पहुँचे। वहाँ पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था। मेरे नाना जी अपने पास टॉर्च रखा करते थे, जिसकी मदद से वो जंगल के अंदर दाखिल हो गए। उस जंगल के पेड़ों में काफ़ी सारी टहनियाँ थीं। वो उन टहनियों को तोड़कर लकड़ियाँ जमा कर ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र पास ही में एक सूख चुके पुराने पेड़ पर गई। उस पेड़ की एक ही डाली पर इतनी सारी टहनियाँ थीं कि नाना जी को दूसरे पेड़ों से टहनियाँ तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लिहाजा नाना जी उस सूखे हुए पेड़ के पास गए और उस बड़ी सी डाली को तोड़ने लगे। मगर पता नहीं क्यों वो डाली इतनी मजबूत थी कि नाना जी उसे तोड़ ही नहीं पा रहे थे। बहुत मशक्क़त करके नाना जी ने उस डाली को तोड़ा और डाली लेकर पीछे मुड़ के जा ही रहे थे कि तभी उन्हें उस पेड़ के ऊपर एक औरत बैठी नजर आई। नाना जी एकदम से डर गए और उनके हाथ से वो डाली वहीं छूट गई। मगर एक दो बार पलक झपकाते ही वो औरत कहीं गायब हो गई। नाना जी को लगा शायद ये उनके मन का वहम होगा। नाना जी ने तुरंत वो डाली उठाई और जंगल से निकलकर घर की तरफ जाने लगे। नाना जी उस डाली को हाथ में लिए अपने घर की ओर चले जा रहे थे, पर पता नहीं क्यों उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। वो डाली नाना जी के हाथों में लकड़ी की तरह ना होकर बल्कि चमड़े की तरह महसूस हो रही थी। नाना जी चलते चलते घर पहुँचे। उन्होंने उस डाली को चूल्हे के पास रख दिया और हाथ मुंह धो लिया। कुछ ही देर में नानी जी ने खाना बना दिया। नाना जी खाना खाने बैठ गए। खाते वक्त नानी जी ने नाना जी से एक अजीब बात कही कि जब वो उस डाली को काटकर चूल्हे में डाल रही थीं तो उस डाली में से लाल रंग की कोई गीली चीज़ निकल रही थी, पर वो असल में क्या था नाना जी को समझ नहीं आ रहा था। खैर, नाना जी ने उस बात को उतना तवज्जो नहीं दिया और वो चुपचाप खाना खाते रहे। खाना पीना हो जाने के बाद नाना जी बिस्तर पर लेट गए। नाना जी घर संसार के ख्यालों में गुम थे। रात अब तक काफ़ी हो चुकी थी। लगभग रात के 11 बज रहे होंगे। उस ज़माने में रात के 11 बजना, वो भी ठंड के मौसम में, काफ़ी रात मानी जाती थी। इसीलिए तो गांव भी पूरी तरह खाली हो चुका था। नाना जी का घर गांव के अंत में था। इसी तरह बिस्तर पर लेटे लेटे कब उनकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। करीब रात के 1:30 बज रहे होंगे। नाना जी को बाहर कोई बुला रहा था। चंदन, बाहर निकल। ये सुनकर नाना जी की आंख खुली। ये आवाज़ आखिर है किसकी? नाना जी को समझ में नहीं आ रहा था। वो ऐसी आवाज़ पहली बार सुन रहे थे और एक अजीब बात ये थी कि नाना को तो वो आवाज़ काफ़ी ज़ोर से सुनाई पड़ रही थी।
पर नानी को वो आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि अगर उन्होंने सुना होता तो नानी जी भी उठ चुकी होती, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही थी। वो आवाज़ लगातार आती जा रही थी। नाना जी बिस्तर से नीचे उतरे और दरवाजे की तरफ जाने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो पाया कि सामने उनसे कुछ ही दूरी पर एक औरत टॉर्च लिए खड़ी है। वो औरत पीछे की तरफ चेहरा करके खड़ी थी, जिस वजह से नाना जी उसका चेहरा देख नहीं पा रहे थे। जिस पर नाना जी बोले, कौन है वहाँ? इस पर उस औरत ने कहा, मैं हूँ। मेरे पीछे आज शाम को आया था ना तू मेरे पास? नाना जी को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये औरत कौन है। मैं तो आज शाम किसी से नहीं मिला, लेकिन मेरे नाना जी को उस औरत को जानने में दिलचस्पी बढ़ी। लिहाजा नाना जी चप्पल पहनकर घर का दरवाज़ा सटाकर उस औरत के पीछे पीछे जाने लगे। ठंड अब तक काफ़ी बढ़ चुकी थी और साथ ही अंधेरा भी हो चला था, पर क्योंकि नाना जी अपने साथ एक मोटी शॉल और एक टॉर्च लेकर निकले थे, जिस वजह से उन्हें दोनों ही चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो उस औरत के पीछे पीछे चले जा रहे थे। अब रात के कितने बज रहे थे मालूम नहीं, पर सच में रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ आसपास अब कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा माहौल ऐसा सुनसान था जैसे कि कोई कब्रिस्तान हो। नाना जी उस औरत के पीछे चले जा रहे थे। कहीं ना कहीं नाना जी अपना ध्यान खोने लगे थे। उन्हें इतना भी ध्यान नहीं था कि वो किस तरफ और कहाँ जा रहे हैं। वो तो बस उस औरत की ही धुन में चले जा रहे थे। नाना जी अभी उस औरत के पीछे चल ही रहे थे कि तभी उन्हें ध्यान आया कि वो औरत उसी जंगल की ओर जा रही है जिधर नाना जी ने शाम को लकड़ी काटी थी, और शायद उसी पेड़ की तरफ जहाँ से उन्होंने शाम को लकड़ियाँ तोड़ी थी। नाना जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत आखिर है कौन। नाना जी ने दौड़कर उसके पास जाने की कोशिश भी की, मगर वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जितनी तेज़ी से उस औरत के पास जाने की कोशिश कर रहे थे और उतनी ही तेज़ी से अपने आप ही आगे की तरफ होती जा रही थी। तभी नाना जी ने उस औरत को आवाज़ लगाकर कहा, कौन हो तुम? एक बार रुककर मेरी बात तो सुन लो। मगर वो औरत रुकना तो दूर, एक दफ़ा पीछे पलटकर देख भी नहीं रही थी। चलते चलते नाना जी उसी जंगल में पहुंच चुके थे जहां से उन्होंने लकड़ी तोड़ी थी। नाना जी को कुछ समझ नहीं आया था कि आखिर ये औरत नाना जी को यहाँ क्यों लेकर आई है और ये है कौन। तभी अचानक से वो औरत उस पुराने सूखे पेड़ के पास जाकर रुक गई जहाँ से नाना जी ने एक डाली तोड़ी थी। वहाँ रुककर वो औरत एकदम से पीछे पलटी, तब उसका चेहरा नाना जी को दिखा। उस औरत की शक्ल बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से ऐसे जल रही थी जैसे कोई लेज़र लाइट हो। तभी नाना जी को याद आया कि ये वही औरत है जिसे नाना जी ने टहनी तोड़ते वक्त पेड़ के ऊपर बैठे देखा था। वो औरत बहुत ही भयानक थी। इतने में ही वो औरत एक चुड़ैल के रूप में बदल गई और नाना जी से बोली, मेरा पैर कहाँ है? उस औरत के ये कहते ही नाना जी की नज़र उसके पैरों पर गई। अब उस चुड़ैल का एक पैर गायब था। तभी उस चुड़ैल ने अचानक से अपने हाथों को लंबा बढ़ाकर नाना जी का गला पकड़ लिया। चुड़ैल अपनी तरफ गला पकड़कर उन्हें खींचने लगी और नाना जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी पता नहीं कहाँ से वहाँ पर गांव के कई सारे लोग पहुँच गए।
उनके आते ही वो चुड़ैल गायब हो गई। दरअसल नानी जी ने ही नाना को लापता पाकर उन लोगों को उन्हें ढूंढने भेजा था। बाद में नाना जी को पता चला कि दूसरे गांव की एक औरत ने उस पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। तभी से ही उसकी आत्मा का उस पेड़ पर वास है।